गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज चूंकि बेसिक जो टॉपिक्स थे, बेसिक जो चैप्टर्स थे, उसमें मैंने अमूमन आपको कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक कराया था। तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 में एक, चूंकि जो बहुत ही लास्ट जो पॉइंट रहता है, विच इज 6th पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है कंसेप्ट नंबर 7 में, जो बेसिक चैप्टर आपका अमूमन डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आज बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया आज एक नया टॉपिक मैं शुरू करूंगा, विच इज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स, ठीक है ना। तो उसको अभी लेते हैं 10 मिनट या 5 या 10 मिनट के आसपास। ये 6 पॉइंट भी हम कर लेते हैं, दैट इज कंसेप्ट नंबर 7 हमारा पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप फ्रेश माइंड से एक अच्छी चीज करेंगे, ठीक है। तो इस 6 पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को खत्म कर लेते हैं, देन फिर बेसिक टर्म्स के टॉपिक पे चलेंगे। एकदम नया टॉपिक है वो। सो 6 पॉइंट पे चलेंगे। 6 पॉइंट है ignorance of ignorance of ignorance about the present value of business, the present value of business। Ignorance about the present value of business, ये नई बात और लास्ट बात है, विच इज कंसेप्ट नंबर 7 नीड्स, जरूरत ऑफ अकाउंटिंग में ये लास्ट पॉइंट है जिसको आज कंप्लीट करना है और देन फिर नए टॉपिक के ऊपर चलेंगे। आइए, तो ये इग्नोरेंस अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, देन फिर उसके बाद समझेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है। इसी में लिखते हैं, उसी तरह पॉइंट नंबर ए करके लिखेंगे, इसी के अंदर लिखना है आपने। While maintaining books of accounts, while maintaining books of accounts, while maintaining books of accounts, we follow going concern concept, going concern गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसको नोट करेंगे। वी फॉलो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसको नोट करेंगे। आइए, इसमें इस पॉइंट पे लिखेंगे, इस पॉइंट पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये है कि ये 6 पॉइंट हमको क्या सिखाता है,
विच मीन्स वाइल मान ले जब मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी फॉलो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब सवाल यह है कि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है। हालांकि कंसेप्ट के चैप्टर को भी पढ़ाना है, करना है, उसको भी हमें करना है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वाले टॉपिक पे अभी थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। लेकिन यस, क्योंकि यहां पे ये वर्डिंग आ चुकी है तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जितने भी कंसेप्ट्स हैं आके जो अकाउंट्स से कंसर्न है, जहां पे अकाउंट्स के कुछ प्रिंसिपल्स है बेसिकली, तो उसका भी एक चैप्टर है, उसको करना है। लेकिन चूंकि यहां बात आई है तो इसको भी करना बहुत जरूरी है। तो गोइंग कंसर्न के ऊपर मैं बात करता हूं। आइए इसको नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे। देखिए गोइंग कंसर्न की मैं बात कर रहा हूं, गोइंग कंसर्न। देखिए देखिए यहां पे इस गोइंग कंसर्न की मैं बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पे तो आएंगे ही आएंगे। पहले गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है। ये एक बिजनेस है और ये बिजनेस के ओनर है, विच मींस बिजनेस के प्रमोटर्स हैं ये लोग। इन्होंने ओनर ऑफ बिजनेस, ये जो ओनर है और ये बिजनेस है, इन्होंने इस बिजनेस को खड़ा किया है, इन्होंने इस बिजनेस को स्टैब्लिश्ड किया है। तो बिजनेस के अंदर ये बातें, क्योंकि कंसेप्ट में भी आएंगे ये बातें। गोइंग कंसर्न ये तो बिजनेस हो गया और ये बिजनेस के ओनर हो गए जिन्होंने बिजनेस को फॉर्म किया है, बनाया है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है द बिजनेस विल बी कैरिड ऑन फॉर इनडेफिनेट पीरियड। यानी कि बिजनेस जो होता है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को दुआएं देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है जिस दिन इसका बर्थ हुआ उस दिन हम ये कहते हैं तुम जियो हजारों साल, तुम जियो 100 साल, यानी भूत भी बन जाओ तब भी जियो। विच मीन्स कि हम ये दुआएं देते हैं, एक्चुअली कस्टम में ही है, परंपरा में ही है कि हम ये कहते हैं तुम जियो हजारों साल, तुम जियो 100 साल। बेसिकली आज 60 साल या 70 साल के अमूमन ऊपर बहुत कम ही लोग हैं जो एज को क्रॉस कर पा रहे हैं। तो बर्थ होने के बाद ये दुआ देते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि तुम जियो हजारों साल, तुम जियो सालों साल, ऐसा बोलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उसको एक दुआएं दे रहे हैं उसको कि हाँ वो बराबर चलता रहे। लेकिन उसी तरह बिजनेस के अंदर भी हम ये कंसेप्ट, गोइंग कंसेप्ट हमको ये सिखाता है कि जो बिजनेस है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए, यहां तो हम 1000 साल तुम जियो हजारों साल, वो तो दुआएं दे रहे हैं, 1000 साल बाद भी हो सकता है वो उसकी मृत्यु हो जाए, मर जाए वो। लेकिन बिजनेस में इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट वर्ड बिजनेस गोइंग कंसर्न यूज करता है। तो वो ये कहता है कि बिजनेस जो है वो इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट को अगर मैं बेसिकली इसमें ब्रेक करूं तो मतलब जिसकी कोई काउंटिंग ना हो सके। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, यानी अनगिनत वर्षों तक, अनगिनत सालों तक जो है बिजनेस रहेगा। प्रमोटर्स आएंगे, प्रमोटर्स जाएंगे, प्रमोटर्स आएंगे, प्रमोटर्स जाएंगे, बट बिजनेस अपनी जगह टिका रहेगा। ये लोग आएंगे, ये लोग जाएंगे। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस जो है इनफाइनाइट पीरियड के लिए बनता है, यानी उसका कोई पीरियड नहीं है। वो पीरियड जो है उसकी लाइफ बनी रहेगी, यानी कि प्रमोटर्स आएंगे, प्रमोटर्स जाएंगे, मालिक आएंगे, मालिक जाएंगे, लेकिन बिजनेस यथावत रहेगा। यानी उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, यानी उसका जो जितने भी जो भी बिजनेस कर रहा है,
तो बिजनेस की जो जीवन है, बिजनेस का जो जीवन है वो अनगिनत है, इनफाइनाइट है, ऐसा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सिखाता है। अब ऐसा क्यों सिखाता है? देखिए, गोइंग कंसर्न ये कहता है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अभी ए पॉइंट लिखा था ना, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो इनफाइनाइट बेसिस के लिए तैयार किए जाते हैं। यानी कि बिजनेस का जो पीरियड है, बिजनेस का जो पीरियड है वो इनफाइनाइट बेसिस पे तैयार किए जाता है, वो अनंत है, अनंत के बेसिस पे तैयार किया जाता है। तो अब यहां पे ये कंसेप्ट हमको क्या सिखाता है? ये कंसेप्ट हमको सिखाता है कि इस प्रिंसिपल के बेसिस पे, इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि हम अपने जो असेट्स की जो वैल्यू है बैलेंस शीट के अंदर, वो मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से ना शो करें, बट कि sometimes certain value may be valued in the market, but we continue to show in the books of accounts. Accounting in this way fails to show present sales value of the business. यानी कि अकाउंट्स के अंदर ये कंसेप्ट नंबर 7 में इग्नोरेंस अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। आप कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू की इग्नोरेंस कैसे हो गई? बेसिकली जितने भी कंसेप्ट है ना, ये हिस्टोरिकल, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी है आपका, ये बेसिकली जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में बेसिकली बताते हैं। जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसमें 1 अप्रैल 31 मार्च को तैयारी होगी, और वहां पे बैलेंस शीट को, बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें स्पेशली जो बैलेंस शीट है उसको उस दिन बनाया जाएगा। लेकिन वो जो बनाया जाता है वो उस दिन या उससे पहले, यानी कि जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको बेसिकली समझते हुए वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन अगले दिन क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, यानी अगले दिन की आज क्या वैल्यू है, यह जानना बहुत कठिन है, इसमें बड़ी कठिनाई है। तो यहां पे ये अकाउंटिंग हमको ये सिखाती है कि इग्नोरेंस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, इग्नोरेंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि जो आज हो रहा है, जो आज हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जब पास्ट बनेगा तो उसके बारे में फ्यूचर में हमको पता चलेगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी बात ठीक से समझ नहीं आई, आइए इसको पहले थोड़ा लिखते हैं हम, हैं? मुझे लग रहा है कि ये बात अभी उतना मजे से नहीं समझ में आई है, बट कोई बात नहीं, इसको थोड़ा लिखते हैं तब मैं इसको आपको आगे समझाऊंगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट थोड़ा लिखते हैं इसमें। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लिखिए, द बिजनेस विल बी कैरिड ऑन, द बिजनेस carried on for infinite period, for infinite period, with the principle in view, with the in view, principle in view, we show the value of, we show the value of our assets in the balance sheet, in the balance sheet at its book value, at its
बुक वैल्यू, देखिए बुक वैल्यू, इसको थोड़ा और लिखेंगे, इन द बैलेंस शीट एट इट्स बुक वैल्यू। इट्स मतलब उसकी, बुक वैल्यू इसको समझते हैं, द वैल्यू ऑफ आवर एसेट। आवर एसेट मतलब बिजनेस की एसेट्स, ठीक है। तो ये एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, इसी पॉइंट में लिखना है। इसको थोड़ा और आगे लिखते हैं, इसी में थोड़ा और आगे लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर सी करके लिखते हैं, पॉइंट नंबर सी करके लिखते हैं, समटाइम्स सर्टेन वैल्यू sometimes certain values of assets may be valueless, but valueless in the market, but we show but we continue to show in the books of accounts, in the books of accounts. Accounting in this way, accounting इसी में लिखेंगे, in this way fails to show the present value of the business. The present value of the business. आइए, ये ए बी सी, ए जो मैंने पहले लिखवाया था, तो इस कंसेप्ट को फिर से देखते हैं, क्या आखिर ये था। मुझे लगा कि पहले इतना समझ नहीं आएगा, बिकॉज उतना चीजें अभी ग्रैप नहीं होंगी। तो आइए इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में और डिटेल में समझते हैं कि इग्नोरेंस अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है। अकाउंटेंसी जो जरूरत ऑफ अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव, एक आखिरी ऑब्जेक्टिव ये है कि वो हमको ये बताता है कि अकाउंट्स हमें सब कुछ तो सिखा रही है, लेकिन चूंकि वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जो असेट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर कर रही है। जैसे ये सी पॉइंट में देखिए मैंने क्या लिखा है, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। अब समटाइम्स सर्टेन वैल्यू ऑफ असेट्स, समटाइम सर्टेन वैल्यू ऑफ असेट्स मे बी वैल्यूलेस। वैल्यूलेस मतलब कि जीरो इन द मार्केट,
इन द मार्केट, बट वी कंटिन्यू, जारी है, टू शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग इन दिस वे फेल्स टू शो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। आइए गोइंग कंसर्न ये कहता है कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन यहां पे क्या बदतमीजी हो रही है कि यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ संपत्ति, असेट मतलब संपत्ति, असेट मतलब संपत्ति, कुछ संपत्ति, कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जिनकी एक्चुअल में वैल्यू है ही नहीं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर जैसे एक मशीन मैंने 10 लाख की खरीदी, एक मशीन मैंने 10 लाख की खरीदी, ठीक है, तो वो मैं यूज कर रहा हूं। अब धीरे धीरे मार्केट में जब खरीदी थी तब खरीदी थी, मार्केट में उसकी आज कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब वो स्क्रैप में ही जाए बहुत बड़ी बात है। तो फिर भी मैं अपने खातों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस असेट को जो मैं 10 लाख की लाया था, या कुछ असेट्स ऐसी हैं जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी अगर उसको मार्केट में बेचने जाएं तो उसमें कुछ रियलाइज नहीं होगा, यानी रियलाइज मतलब कि उसको बेच के कुछ कैश नहीं जनरेट होगा, तो यानी उसकी वैल्यू लेस है, मार्केट में कोई नहीं उसको लेना चाहता। लेकिन फिर भी हम अपनी संपत्ति में यानी असेट्स में उसको 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, पता नहीं कितने करोड़, लाखों में दिखा रहे हैं। तो लेकिन मार्केट में उसको कोई नहीं पूछ रहा है, यानी बैलेंस शीट के अंदर वही चीज आनी चाहिए जिसकी मार्केट में तो कोई वजूद हो, मार्केट में भी तो कोई वैल्यू हो। आज मैंने 1000 का नोट जेब में रखा है, लेकिन भारत सरकार ने उसको मोनेटाइजेशन में, नोटबंदी में बंद कर रखा है, तो बताइए आज उसकी कोई वैल्यू है? मैं 1000 रुपए है मेरे पास 1000 रुपए हैं, ये देखिए मेरे पास 1000 रुपए हैं, उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है सर। यानी कि उसको मैं अपनी जेब में तो रखा हूं, जेब में रखा हूं मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो लिख रहा हूं, लेकिन मार्केट में यानी बाजार में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मैं अपने जेब में यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी भी रखा हूं। अब टेक्निकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है देखिए, टेक्निकली क्या होता है देखिए, ये बैलेंस शीट है, ऐसे रफली बना रहा हूं, इसको भी समझेंगे आगे क्या होता है। ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। इसी में इसी वैल्यू को मैं लिखता हूं, इसलिए ये 10 लाख की वैल्यू है। ये मैंने मशीन कुछ ली थी, ये मशीन ली थी, ठीक है। तो इस बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है, कोई भी 10 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, डेट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। क्यों? क्योंकि किताबों के अंदर है, पैसा जेब में है, तो क्या है? पैसा जेब में है मतलब मेरे पर्स में है। तो यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि जो किताबों के अंदर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी बुक वैल्यू, बुक्स की वैल्यू। तो बुक्स की वैल्यू क्या है? 10 लाख। यही मार्केट में अगर 12 लाख की होती, यही चीज अगर 12 लाख की होती, तो इसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख है, यानी फायदे में हो आप। 10 लाख बुक्स में है, मार्केट में 12 लाख की है, विच मींस आप फायदे में हो, 2 लाख का तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया कि बुक्स मतलब जो किताबों के अंदर है, जो बैलेंस शीट के अंदर जो लिखी हुई है, बाहर क्या एडजस्टमेंट है वो छोड़िए, बैलेंस शीट के अंदर क्या, डेट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, बुक्स के अंदर की वैल्यू। आइए अब इस केस में क्या है, ये टॉपिक हमको क्या सिखाना चाहता है? ये हमको ये बताता है कि कई बार मार्केट के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती जो बुक्स के अंदर है। अब इसी केस में यहां पे 10 लाख रुपए की मैंने असेट शो करी है, संपत्ति शो करी है, लेकिन उस असेट का, उस संपत्ति का कोई लेना देना नहीं है। बाहर मार्केट में अगर हम जाते हैं, तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसको कोई खरीदने को ही नहीं तैयार है। वो स्क्रैप में बिक जाए तो कुछ हजारों की बिक जाए, यानी एक्चुअल में वो वैल्यू लेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। विच मीन्स आपकी हिम्मत कैसे हुई 10 लाख रुपए की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने की? यानी कहीं ना कहीं
एक इग्नोरेंस है, कहीं ना कहीं एक फ्रॉड है, कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी इसमें कहीं ना कहीं लैक करती है। इसीलिए हमको 6 पॉइंट ये बताता है कि जो मार्केट में जो जीरो वैल्यू है वो जीरो वैल्यू यहां पे भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, यानी कि ये यहां से भी हट जाना चाहिए। बट आप और बिजनेस के जो कंसर्न पर्सन है वो नहीं हटाते, वो कहते हैं ठीक है हमने बोकस रख रखी है। बोकस यानी फिक्टिशियस यानी वैल्यूलेस संपत्ति, असेट हमने बुक्स में दिखा रखी है, लेकिन अकाउंट्स जो है जानबूझ के तो कहेगा नहीं कि आप इसको सही करो। तो कहीं ना कहीं जो उसके जो जरूरत है अकाउंट्स की, जो नीड है अकाउंट्स हमको सिखाती है, और वो ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं ये फ्रॉड होते हैं। और उसी केस में ये इग्नोरेंस है, यानी इग्नोरेंस किस चीज का, यानी इग्नोरेंस किस चीज का, इसी चीज का इग्नोरेंस जो मार्केट में वैल्यू है ही नहीं, मार्केट में वैल्यू जीरो है, लेकिन फिर भी किताबों में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू जीरो है। तो सच से इग्नोरेंस है ना, सच से इग्नोरेंस है। अगर मार्केट में जीरो वैल्यू है तो इसको हटाइए, इस असेट को, इस असेट्स को हटा दीजिए। लेकिन मार्केट में अगर 12 लाख की वैल्यू है तो उसको दिखाइए कि यस बुक्स में यानी किताबों में 10 लाख और मार्केट में 12 लाख, 2 लाख के बेनिफिट में हम हैं। यानी कि जो सच है पारदर्शिता दिखाइए। यहां पे तो पारदर्शिता है ही नहीं, यहां पे मार्केट में उसकी वैल्यू जीरो है, ना के बराबर है, लेकिन उस संपत्ति को हम 10 लाख 10 लाख 10 लाख बता बता के आपको बेवकूफ बना रहे। तो अकाउंट्स ही कहती है कि इग्नोरेंस है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की आज वैल्यू खोखली है, लेकिन फिर भी आप 10 लाख दिखा रहे हो इस एग्जांपल में, जबकि मार्केट में उस असेट्स को देने जाएं, बेचने जाएं, रियलाइज करने जाएं तो वो जीरो की भी नहीं बिकेगी, 100 रुपए की भी बिक जाए, 1000 रुपए की स्क्रैप में बिक जाए, लेकिन एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपने फिर भी उसको बुक्स में बड़ा चढ़ा के और बहुत अच्छी फिगर्स में, विच मींस 10 लाख 20 लाख 30 लाख में दिखा रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए। सच्चाई से इग्नोरेंस है। इसीलिए इस 6 पॉइंट में इग्नोरेंस अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। आज बिजनेस की स्थिति आपने नहीं बताई, आज असेट की वैल्यू ही नहीं है मार्केट में, लेकिन फिर भी आप बता रहे हो। और इसको देख के मैं क्या कहूंगा, बिजनेस की कंडीशन बहुत अच्छी है, यानी बिजनेस की जो स्थिति है, बिजनेस की जो वैल्यू आज बड़ी अच्छी है, लेकिन एक्चुअल मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी संपत्ति की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये यहां देखेंगे। इसी वजह से ये 6 पॉइंट बना कि इग्नोरेंस अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, यानी जो सच है उसको तो दिखाया ही नहीं, उसको तो छुपा लिया। और हम इस बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन कह रहे, अरे वाह ये तो कंपनी बड़ी प्यारी है, लेकिन ये प्यारी नहीं है, ये दर्द से मारी है, ये कंपनी बेकार हो चुकी है, क्योंकि इसकी संपत्ति धीरे धीरे जो है ऑब्सोलीट हो रही है, यानी मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अकाउंट्स हमको ये भी सिखाता है कि कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है प्रेजेंट वैल्यू। आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है इस संपत्ति की मार्केट में? जीरो। तो जीरो दिखाओ ना, आपने नहीं दिखाया, आपने 10 लाख दिखाया, आपने 10 करोड़ दिखाया, जो कि गलत है। आज स्थिति कुछ और है, स्थिति दिखा कुछ और रहे हो। तो ये एक 6 पॉइंट था लास्ट, तो मुझे आपको कराना था, तो इसको वाइंड अप करते हैं और आज नए टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। आज नए टॉपिक की तरफ आपको मैं लेके चलता हूं। आज ये कंसेप्ट नंबर 7 खत्म हो चुका है, ये डिसॉल्व हो गया है। आप इस तीनों पॉइंट्स को लिखेंगे, आप इन तीनों पॉइंट्स को लिखेंगे और देन फिर आज नए टॉपिक, फ्रेश टॉपिक की तरफ चलेंगे। बेसिक जितना था वो डिसॉल्व हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल सब कुछ दिया हुआ है मैंने। तो फुल कोर्स के लिए आपको उस नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। ये नंबर्स मैं कुछ और यहां पे दे रहा हूं आपको, नंबर्स कुछ और मैं आपको दे रहा हूं, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। ये नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 7651-847730। इस पे आप कॉल करेंगे और फुल कोर्स परचेज करने के लिए आप इस पे कॉल करेंगे, देन फुल कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आइए अब नए बेहतरीन और बेशुमार टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, यानी कि अकाउंटेंसी के अंदर ये, इससे आप परिचित हैं, मतलब
कहीं ना कहीं आप इस बारे में जानते हैं, बट फिर भी मैं आपको कोरा कागज समझ के चलूंगा, यानी कि मैं आपको ये मान के चलूंगा कि आप कोरे कागज हैं और उस पर मुझे अपनी स्याही से लिखना है कि मैं क्या लिखना चाहता हूं। बिल्कुल आप मेरे साथ कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट करेंगे, यानी धीरे धीरे इस टॉपिक को करेंगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे कि इसमें कितने कंसेप्ट हैं? इसमें कम से कम 40 से 45 कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको कराऊंगा, यानी कि ये नया टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आइए इसमें टॉपिक का नाम लिखते हैं। टॉपिक लिखते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आइए, ये टॉपिक है, ये बेसिकली टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ये एक नया टॉपिक है, इसको भी आराम आराम से करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आइए, इस टॉपिक में हमें क्या करना है और आखिर ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? आप किसी परिवार में जाते हैं, इस टॉपिक की फिलॉसफी बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। इसको देखिए, इसको लिखिएगा मत, इसको आप देखिए, ठीक है ना। ये घर है, ये घर है, ये घर है। इसी घर के अंदर कुछ पर्सन्स हैं, कुछ घर के फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ घर के फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। कुछ घर के फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब फैमिली मेंबर्स हैं। अब आप उस घर में मिलने गए, आप उस घर में मिलने गए, ठीक है। मिलने गए आप, तो आपके फ्रेंड का घर था फॉर एग्जांपल, तो कहीं ना कहीं इस फैमिली से आप जुड़ रहे हैं, इस फैमिली से आपकी फ्रेंडशिप हो रही है, इस फैमिली में मिलने गए, तो उस व्यक्ति ने आपको परिवार के सदस्य से मिलाया और कहा ये मेरी मामा है, इनका नाम प्रिया है, ये मेरे ब्रदर हैं, इनका नाम संदीप है, और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है जिनका नाम संगीता है। यानी कि तरह तरह के नाम, जितने व्यक्ति उतने नाम। तो कहीं ना कहीं इस घर के अंदर, इस परिवार के अंदर सदस्य हैं, उनके कुछ नाम हैं, उनसे कुछ जान पहचान क्या है, वो हर किसी का क्या नेचर है वो अलग बात है, बट उनके कुछ नाम हैं, ठीक। तो ये सदस्य हैं और आप व्यक्ति हैं, आप उस परिवार में मिलने गए। तो उसी तरह इस परिवार में, यानी अकाउंट्स की दुनिया में, अकाउंट्स के परिवार में आप मिलने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अकाउंट्स भी एक फैमिली है, एक परिवार है। उस परिवार में जब मिलने जा रहे हैं तो क्या वहां के लोगों से नहीं मिलेंगे, यानी वहां के लोगों के नाम नहीं जानेंगे? उस परिवार में मिलने जा रहे हैं, परिवार में 10 सदस्य हैं, तो क्या आप उनसे नहीं मिलेंगे? क्या उनका नाम वगैरह आप मतलब बड़े खास हैं, उस घर में सबसे मिलने जा रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट वगैरह होंगे आपके, वो अलग बात है, लेकिन आप फैमिली में मिलने जा रहे हैं, उस पूरी फैमिली से परिचित हो रहे हैं, उस पूरी फैमिली के बारे में जानने जा रहे हैं, तो उसके सबके नाम पता होने भी चाहिए। सबके नाम आप पूछेंगे भी या आपको इंट्रोड्यूस कराया भी जाएगा। तो अकाउंट्स भी तो एक फैमिली है, एक परिवार है। अकाउंट्स के बारे में आप सब जानने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप थोड़ी सी अकाउंट्स पढ़ेंगे छोड़ देंगे। आपको करियर भी बनाना होगा, नहीं भी बनाएंगे तो एग्जाम के लिए तो आपको पूरा ही पढ़ना है। तो परिवार के हर एक सदस्य से मिलना, यानी अकाउंट्स के हर एक सदस्य से आपको मिलना है।
तो जिस तरह परिवार के अंदर ये लोग हैं, इनके कुछ नाम हैं, इनके कुछ नाम है, संगीता, प्रशांत, साजन, कुछ नाम है, तो उसी तरह अकाउंट्स के अंदर भी कुछ नाम है जिसको अकाउंट्स में हम लोग बेसिक टर्म्स कहते हैं। टर्म्स, यहां पे हम कहते हैं आपके परिवार के सदस्यों के क्या नाम है, यहां पे हम कहते हैं आपके अकाउंट्स के टर्म्स के क्या नाम है। टर्म्स, अकाउंट्स के शब्द के क्या नाम है, ये अकाउंट्स के ही सदस्य हैं। क्या उनसे? टर्म्स, अकाउंट्स के सदस्य हैं। जैसे परिवार में सदस्य होते हैं वैसे अकाउंट्स के अंदर ये सदस्य हैं। ये सब आपको अकाउंट्स में कहां 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 मिलेंगे, उसी तरह जिस तरह इस परिवार के अंदर व्यक्ति कहां कहां मिलेंगे। ठीक है, तो ये परिवार की ही बात है जो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं। इसमें इस बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में जो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम जब अकाउंट्स को पढ़ें, अकाउंट्स को समझें, तो वहां पे जितने भी नाम आते हैं उस नाम को जानने में, उसका वर्किंग जानने में, उसका नेचर जानने में हमको प्रॉब्लम ना हो और बहुत आराम से हम इस चीज को जान पाए। जैसे कहीं क्रेडिटर लिखा है, कहीं डेटर लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, अब उसका नाम ही हमें नहीं पता तो उस परिवार में रहना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी के नाम पता होने चाहिए। तो अकाउंट्स के अंदर उसके परिवार के सारे नाम मैं आपको बताऊंगा। तकरीबन 40 से 45 नाम, यानी 40 से 45 कंसेप्ट्स में आपको कराऊंगा, जहां पे ये आप अकाउंट्स के परिवार के साथ परिचित हो जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। यानी वो परिवार का व्यक्ति आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप उससे घबराएंगे नहीं, आप उसको तुरंत उसके नाम से बुलाएंगे, आप उसको पहचानते होंगे। ठीक है, जैसे कहीं क्रेडिटर आपको मिल गया, कहीं डेटर आपको मिल गया, कहीं बीपी मिल गया, कहीं बिल्स पेबल मिल गया, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इस परिवार के सदस्य का नाम ये है और इसका काम ये है, इसका मतलब ये है। दैट इज कॉल्ड बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स के अंदर कौन से शब्द यूज हो रहे हैं, कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं, उसी के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। तो मेरे साथ आइए थोड़ा सा इसका लिखते हैं, फिर सारे कंसेप्ट्स आपको लिखवाऊंगा कि क्या क्या मुझे इस टॉपिक में आपको कराना है और आपने क्या क्या करना है। आइए, आइए इसमें थोड़ा सा मैं लिखता हूं, आपको भी लिखना है। इसी में लिखिएगा मीनिंग ऑफ बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, क्या है मीनिंग इसका, इसी के नीचे लिखना है आपने। और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने, हर एक एक चीज में लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, अजीब भी लगेगा जब देखो लिखवाते रहते, आपके हाथ नहीं दर्द होंगे, हाँ हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी, बट लिखिए। एग्जाम में भी आपको लिखना है और लिखने से मेमोराइज जल्दी होता है। आइए मेरे साथ, मीनिंग ऑफ बेसिक टर्म्स। एवरी एवरी फैमिली, इसको थोड़ा सा every family have members of family। हर एक परिवार में मेंबर्स होते हैं, तभी उसको फैमिली कहते हैं। एवरी मेंबर्स, इसमें लिखिए have their own names।
बिकॉज विदाउट नेम वी कांट कॉल टू पर्सन, हम उसको बुला नहीं सकते, उसको कैसे बात करेंगे? फॉर कम्युनिकेशन there must be that persons, यानी कि उनसे कम्युनिकेट करने के लिए पर्सन्स के नाम होने बहुत जरूरी हैं, पर्सन्स के नाम होने बहुत जरूरी है। तो उसी तरह अकाउंट्स के अंदर, सो इसी में लिखें, सो सिमिलरली in accountancy some basic terms which is name, which is name of the term, नेम ऑफ द टर्म, ये बेसिक टर्म्स का मीनिंग है कि आखिर इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या लॉजिक है। वही परिवार वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, उसी तरह अकाउंट्स भी एक परिवार है, उसके अंदर कुछ बेसिक नाम, कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे जिससे हमको रूबरू होना है, हमको उसको इंट्रोड्यूस होना है, ताकि पूरी अकाउंट्स की जर्नी में हमको वो वर्ड, वो शब्द परेशान ना करे और उसका नाम हमको पहले से पता हो। अच्छा इसका ये नाम है, अच्छा परिवार के ये सदस्य है, अच्छा परिवार के इस सदस्य का ये नाम है, ये नेचर है, इसीलिए टॉपिक बनाया गया है। आइए मेरे साथ इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिसको मैं आपको सिखाऊंगा। तकरीबन इसमें आपके मैं अगर देखूं 43 to 45 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे, फिर मैं इसके आगे आपको लिखवाऊंगा। आइए इसको लिखते जाएं, इसको लिखते चलें। आइए, इन दिस चैप्टर in this topic we do all terms of accounting on the basis of, लिखते रहे सर, basis of concept, on the basis of concept। इसके अंदर हम सारे टर्म्स को करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट 1 2 3 ऐसे 45 कंसेप्ट तक आपको मैं कराऊंगा। आइए सबको विजुलाइज करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको नोट करें, फिर मैं आपको कंसेप्ट 1 के बारे में लिखवाता हूं। पहले हम सारी चीजें लिखेंगे, देन एक एक पिक करता रहूंगा मैं और फिर मैं आपको कराऊंगा। आइए तो पहले लिखते हैं कंसेप्ट 1, इसी कंटेंट में लिखेंगे कंसेप्ट 1।
कंसेप्ट वन, कंसेप्ट वन में लिखेंगे एंटिटी, एंटिटी लिखते जाइए अभी, एंटिटी। कंसेप्ट टू, कंसेप्ट टू इकोनॉमिक इवेंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक इवेंट्स ऑब्लिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑब्लिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। कंसेप्ट नंबर, कंसेप्ट टू। अब इसी में कंसेप्ट थ्री, कंसेप्ट थ्री असेट्स, असेट्स। कंसेप्ट थ्री असेट्स। कंसेप्ट फोर, कंसेप्ट फोर लिखिए, कंसेप्ट फोर कैपिटल, कैपिटल। कंसेप्ट फोर कैपिटल, ठीक है। कंसेप्ट फोर कैपिटल। कंसेप्ट फाइव, कंसेप्ट फाइव इक्विटी और लाइबिलिटी, इक्विटी और